सुंदरपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रात का समय है। रामू नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके पास उसकी दो बेटियां राधा और आरती खड़ी हैं। रामू बहुत कमजोर आवाज में अपनी बेटियों से बात करने लगता है। मेरी बच्चियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ पहले ही भगवान के पास चली गई थी और अब मैं भी जा रहा हूँ। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे पास आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम दोनों आपके बिना कैसे जिएंगे? बेटी, जो सच है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम दोनों इस कोने में रखी हुई अपनी माँ की इस मिट्टी की मूर्ति को देखो। जब तक तुम दोनों इस दुनिया में रहोगी, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना। ये मूर्ति हर मुश्किल में तुम्हारी रक्षा करेगी। बस तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और कभी अलग मत होना। पिताजी, हम आपकी कही हर बात मानेंगे। मैं आरती को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। आरती को बहुत पढ़ाना और उसे एक बड़ा इंसान बनाना। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। राधा बेटी, गांव वाले मेरे बारे में बहुत गलत बातें करेंगे। वे मुझे चोर कहेंगे, लेकिन तुम उन पर कभी भरोसा मत करना। भगवान गवाह है कि मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है। बहुत जल्द तुम्हें मेरी सच्चाई और बेगुनाही का पता लग जाएगा। तुम बस हिम्मत रखना। रामू अपनी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और पिता की मौत के बाद राधा जब गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है तो वहां खड़ी सीमा और सावित्री उसे देखकर ताने मारने लगती हैं और सीमा कहती है, अरे देखो, इस चोर की बेटी की हिम्मत तो देखो। इसके बाप ने मंदिर के कीमती गहने चुराए और भगवान का पाप सिर पर लेकर मर गया। अब ये बेटियां यहाँ सती सावित्री बनकर घूम रही हैं। और फिर मौके का फायदा उठाकर सावित्री भी शुरू हो जाती है और कहती है, हाँ बहन, सही कह रही हो। चोर का खून चोर ही होता है। सुनो लड़की, हमारे घरों के आसपास काम मांगने मत आना। हमें अपने घर में किसी चोर की बेटी को नौकर नहीं बनाना है। तुम लोग भी अपने बाप की तरह हमारा सामान चुरा लोगी। सीमा और सावित्री के ताने सुनने के बाद राधा को उसके पिता के बारे में सुनकर बुरा लगता है और वो कहती है, चाची, आप लोग हमारे मरे हुए पिता पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। वे बहुत भले इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया। तभी कुएं के पास खड़ा दुकानदार राधा को चिल्लाकर कहता है, अपनी जुबान बंद रखो लड़की। पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा बाप मंदिर का सामान गायब करके भागा था। तुम्हारे इस कलंकित परिवार को हम इस गांव में चैन से धंधा पानी नहीं करने देंगे। यहां से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पिता के जाने के बाद राधा अपनी छोटी बहन आरती की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए गांव के एक चाय वाले रमेश की दुकान पर काम ढूंढने पहुंचती है। रमेश भैया, मुझे अपनी दुकान पर कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। मेरी छोटी बहन आरती को स्कूल जाना है और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपकी दुकान के सारे बर्तन साफ कर दूंगी और दुकान की सफाई भी कर दूंगी। यहाँ से तुरंत चली जाओ। मेरी दुकान पर पहले से ही काम करने वाले लोग मौजूद हैं और मुझे किसी नए नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो मेरे ग्राहक खराब होंगे। चलो आगे बढ़ो और अपना रास्ता देखो। भैया, मैं बहुत कम पैसों में भी काम कर लूंगी। आप जो भी रूखा सूखा खाना देंगे मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। कृपया मुझे काम दे दीजिए, वरना मेरी बहन स्कूल नहीं जा पाएगी। मैंने एक बार कह दिया ना कि यहाँ से भागो। तुम यहाँ पानी के पास खड़ी होकर मेरी दुकान का माहौल खराब कर रही हो। अगर दोबारा यहाँ काम मांगने आई तो अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। भैया, थोड़ा तो रहम खाइए। हमारे सिर पर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में बहुत से लोग अनाथ हैं। क्या मैं सबको अपनी दुकान पर रख लूं? मुझे अपना धंधा देखना है। तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। राधा निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाती है और हार ना मानते हुए सब्जी मंडी की तरफ जाती है।
सब्जी मंडी में एक कोने में थोड़ा सा टोकरा लेकर बैठ जाती है और वहां आने जाने वाले लोगों को आवाज लगाने लगती है। आइए भाई साहब, मुझसे ताजी सब्जियां ले लीजिए। ये बाजार से सिर्फ 1 रुपया महंगी हैं, लेकिन बिल्कुल खेत से टूट कर आई हैं। कृपया मेरी सब्जियां खरीद लीजिए ताकि मैं अपनी बहन की फीस भर सकूं। तभी सब्जी मंडी का एक बड़ा व्यापारी सोहन अपने 2 आदमियों के साथ राधा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सोहन गुस्से में राधा के टोकरी की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है। अरे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मंडी में आकर बिना पूछे दुकान लगाने की? तुम यहाँ हमारे ग्राहकों को तोड़ रही हो। अपना ये टोकरी उठाओ और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। सोहन भैया, मैं तो बहुत छोटी सी जगह पर बैठी हूँ। मैं आपकी दुकान के ग्राहकों को नहीं ले रही हूँ। मुझे बस थोड़े से पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी बहन की फीस भर सकूं। कृपया मुझे यहाँ बैठने दीजिए। हमें तुम्हारी बहन की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर यह जगह खाली नहीं की तो मैं तुम्हारा यह सब्जियों का टोकरी बाहर फेंकवा दूंगा। यहाँ सिर्फ बड़े व्यापारियों का धंधा चलता है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। भैया ऐसा मत कीजिए, मैंने ये सब्जियां कर्ज लेकर खरीदी हैं। अगर ये नहीं बिकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कृपया मुझे आज का दिन यहाँ बैठने दीजिए। तुम प्यार से बात नहीं समझोगी। रामू, जल्दी से इसकी टोकरी उठाओ और मंडी के बाहर फेंक दो। इसे पता चलना चाहिए कि मंडी के नियम क्या होते हैं। नहीं भैया, मेरे टोकरी को हाथ मत लगाइए। मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ, मुझे मत मारिए। राधा अपना टोकरा उठाती है और रोते हुए अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है। झोपड़ी के अंदर आरती अपनी किताबें लेकर पढ़ रही है और राधा को देखकर उठकर खड़ी हो जाती है। दीदी, क्या आज आपको कहीं कोई काम मिला? मुझे बहुत भूख लगी है और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। क्या हमारे पास आज भी कुछ खाने को नहीं है? आरती, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी ये दीदी जिंदा है तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। मुझे चाय की दुकान और सब्जी मंडी में तो काम नहीं मिला, लेकिन मैंने गांव के मंदिर में बात की है। कल से मैं मंदिर में साफ सफाई का काम करूंगी। दीदी, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दिन भर भटकती रहती हैं और लोग आपको दुत्कारते हैं। क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और आपके साथ काम करने लगूं? तुम ऐसी बात दोबारा कभी अपने मुंह पर मत लाना आरती। पिताजी का सपना था कि तुम बहुत पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो। मैं चाहे जो करूं, लेकिन तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन आपकी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरती। अब तुम ये थोड़ा सा पानी पियो और सो जाओ। कल सुबह मुझे जल्दी मंदिर जाना है। सुबह के समय राधा मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। तभी मंदिर के पंडित केशव हाथ में पूजा की थाली लेकर बाहर आते हैं। राधा, तुमने आज पूरे मंदिर को बहुत अच्छे से साफ किया है। ये लो भगवान का प्रसाद और यह तुम्हारी मेहनत के कुछ पैसे हैं। इनसे तुम अपनी बहन के लिए खाना ले जाना। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं आरती के स्कूल की नई किताबें खरीद लूंगी। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। भगवान तुम दोनों बच्चियों का भला करेंगे। तुम्हारे पिता बहुत भले इंसान थे और उन्होंने हमेशा इस मंदिर की सेवा की। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। पंडित जी, गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पिता ने मंदिर में कुछ गलत किया था। क्या ये सच है? मुझे सच जानना है। दुनिया का काम तो कहना है बेटी। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ अपनी बहन के भविष्य पर ध्यान लगाओ। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंडित जी, जब लोग हमारे पिता को चोर कहते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है।